आप सभी को पंकज भट्ट का नमस्कार। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का वाक्यकरण 50 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आया हूँ, जिसमें से 5 नंबर का भारत का मैप है, जिसे मैंने आपको आसान विधि से समझाया है। अतः पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए तथा ध्यान से सुनिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, अतः अधिक से अधिक मेहनत कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इसी के साथ धन्यवाद। जैसे ही आप मेरे वीडियो लिंक को क्लिक करते हो, आपके सामने एक इस तरह की विंडो खुलकर आ जाएगी। अगर आपने मुझे पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जो पीले कलर का एरो दिखाई दे रहा है उसके नीचे लाल शाही में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आपको सिर्फ वहाँ पर एक बार क्लिक करना है और जो लाल शाही में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वह काला हो जाएगा और आप मेरे एक अच्छे मित्र बन जाओगे। अशोक के धम्म का क्या सार है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के अनुसार पाप कर्म से मुक्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है तथा अशोक के धम्म में निम्न बातें आती हैं: माता पिता, गुरु व बड़ों की सेवा करना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, समस्त जीवों से प्रेम करना, किसी को दुख न देना आदि, जो कि अशोक की सार्वभौम भावना को दिखाती हैं। मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। मौर्य प्रशासन में सेना संगठन हेतु अलग से सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यह समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। यह 5 विभाग पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी एक बहुत बड़ी सुसज्जित विराट सेना थी। मौर्य काल सेना की दृष्टि से समृद्ध था। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखिए। मोहम्मद तुगलक ने निम्न 5 योजनाएं लागू की, लेकिन वह असफल रहा। पहली, देवगिरी को राजधानी बनाना। दूसरी, सांकेतिक मुद्रा चलाना। तीसरी, खुरासन पर आक्रमण करना। चौथी, कराचिल की ओर अभियान। और 5वीं, दोआब में कर वृद्धि करना। अकबर की धार्मिक नीति को स्पष्ट कीजिए। अकबर की धार्मिक नीति सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार की थी। अकबर ने धर्मों व दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, जिसमें सभी धर्मों के प्रति आदर तथा सभी धर्मों की अच्छी बातों का समन्वय था। अकबर ने कई गुरुओं को भी संरक्षण दिया था। अकबर धार्मिक रूप से एक अच्छा राजा सिद्ध हुआ। प्रजामंडल की राजस्थान में स्थापना क्यों की गई? देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को शक्ति प्रदान करने के लिए
राजस्थान की जनता को जागरूक कर उनमें एकता की भावना पैदा करने के लिए राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। प्रजामंडल में आगे का शब्द प्रजा लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है जनता, अर्थात ये जनता का मंडल था। बलबन के राजत्व सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। बलबन का मत था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा का व्यक्तित्व साधारण जनता से अलग है, वह ईश्वरीय गुणों से युक्त है, अतः भगवान ने उसे शासन करने की शक्ति प्रदान की है। बलबन यही जानता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे बड़ा शक्तिशाली रूप है, उसे जनता पर पूरा हक है तथा जनता को राजा की आज्ञा माननी ही है। दस्तक के बारे में आप क्या जानते हैं? अंग्रेजों ने इसका क्या किया? मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने नजराने के बदले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त करने हेतु एक तरह का अनुमति पत्र जारी किया था। यह अनुमति पत्र ही दस्तक के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस अनुमति पत्र का गलत उपयोग किया और इस अनुमति पत्र को सभी व्यापारियों से पैसे लेकर उन्हें बांट दिया, जिससे राज्य की आय कम पड़ गई। इससे पहले राज्य का खजाना सीमा शुल्क की आय से भर जाता था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था। बिस्मार्क ने प्रसा को सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए राज्य के निचले सदन द्वारा सैन्य बजट अस्वीकार करने पर उच्च सदन से ही पारित करवा दिया। इस तरह उसने अपनी शक्ति का परिचय दिया। उसने प्रसा की सेना का पुनर्गठन कर उसे यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बना दिया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का उपयोग किया, जो कि बलबन की देन थी। उसने सैन्य संगठन के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी से बाहर कर दिया तथा रूस, फ्रांस और इटली से मित्रता की। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता शासन के समस्त कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से करती है, अर्थात समस्त जनता कानून निर्माण करने में, कानून को लागू करने में तथा शासकीय अधिकारियों को चुनने में सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अपने भारत में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? वह भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, वह न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति ना हो, वह किसी सरकारी लाभकारी पद पर ना हो। यह चार जो योग्यता हैं, ये चाहे मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सरपंच हो, सभी के लिए समान है। फिर है वह लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपराष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु अगर पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत हों तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन में व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को उपराष्ट्रपति ही संभालता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में सूचना देता है। अतः मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने का काम करता है। लेकिन साथियों, मुख्यमंत्री का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसे भी बहुत सारे अधिकार और शक्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ संबंधों की विवेचना कर रहे हैं, तो वह क्या करता है? एक कड़ी का काम करता है और वास्तविक शक्ति हमेशा मुख्यमंत्री के पास होती है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए की नीति पर आधारित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और मंत्रिपरिषद इस तरह से भंग हो जाती है और पुनः चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ती है। अतः विधानसभा के प्रति समस्त मंत्री उत्तरदायी होते हैं। उनमें खड़ीन क्या है? राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन के लिए अपनाई गई एक तकनीक है जो कि कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें वर्षा का जल संचय किया जाता है तथा उस जल का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी ज़िले जैसे कि बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, वहाँ पानी की बहुत कमी होती है और जब वर्षा होती है तो उस पानी को रोक दिया जाता है ताकि वह पानी बाद में पीने के काम तथा सिंचाई करने के काम आए। जल स्वावलंबन क्या है तथा उसकी हमें क्यों आवश्यकता है? जल का अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना ही जल स्वावलंबन कहलाता है। उसकी हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जल ही जीवन है और जल के सीमित भंडार हैं तथा धीरे धीरे जल स्तर नीचे गिर रहा है। जल के अभाव में हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अतः हमें जल का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करना है। इसीलिए जल स्वावलंबन की हमें ज़रूरत पड़ी। भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया है? भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है तथा देश के सकल घरेलू उत्पादन का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। अतः भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है तथा कृषि के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर भी है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जनता है जो कृषि कार्यों में लगी हुई है। अतः भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि को ऋतु या मौसम के आधार पर संक्षिप्त में समझाइए। मौसम के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है।
रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा इसमें गेहूँ, चना, जौ, धनिया, अफीम, इसबगोल आदि फसलें आती हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। इसमें चावल, मक्का, मूंगफली, मूंग आदि फसलें आती हैं। जायद की फसल फरवरी अप्रैल में बोई जाती है तथा हरी सब्जियां एवं चारा फसलें होती हैं जो तरबूज, खकड़ी, खीरा आदि इसमें आते हैं। भारत को खनिजों का अजब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इनका उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर खनिजों की विविधता है। यहाँ पर सूक्ष्म खनिज, धात्विक व अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, परमाणु खनिज आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण भारत को खनिजों का अजैब घर कहा जाता है। लेकिन भारत में एक अच्छी तकनीकी का अगर उपयोग हो जाए तो खनिजों का भी अच्छा उपयोग हो सकता है। नगरीकरण किस प्रकार प्रदूषण का कारण बन गए हैं? नगरीकरण ने बड़े बड़े नगरों को जन्म दिया है और उसी कारण से उनका औद्योगिक विकास भी तीव्र गति से हुआ है, जिससे कि कई उद्योग जैसे चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकालने लगे हैं तथा यातायात के साधनों का भी अत्यधिक उपयोग होने के कारण वहाँ पर प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि नगरीकरण से जनसंख्या पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ने लग गया है। जन्म दर मृत्यु दर से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे जीवित रहते हैं उसे जन्म दर कहते हैं तथा एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में जन्म दर अधिक मिलती है वे पिछड़े होते हैं। जन्म दर का अधिक मिलना परिवार नियोजन की अव्यवस्था को दर्शाता है, जबकि मृत्यु दर का अधिक मिलना चिकित्सा सुविधाओं की कमी को दर्शाता है। राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है? राजस्थान के सड़क तंत्र को मजबूत बनाने की व्यवस्था है। इसके लिए राजस्थान के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना निर्धारित की गई है। यह योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है तथा इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ इसमें सड़कों का रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें सड़कों को संपूर्ण रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जैसे कि 4 लेन मार्ग, 6 लेन मार्ग आदि कार्य राजस्थान रोड विजन 2025 के तहत किए जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमें जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण की दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है। जिस किसी देश में अगर वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वह राष्ट्रीय उन्नत और समृद्ध माना जाता है। अतः प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी वह राष्ट्र उतना ही समृद्ध होगा।
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बताइए। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, इसमें कृषि संबंधी कार्य आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र, इसमें उद्योगों से संबंधित कार्य आते हैं। तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र, इसमें परिवहन, संचार, भंडारण, बैंक सेवाएं आदि इसमें आते हैं। अतः पहला जो क्षेत्र है वह कृषि, उसमें कृषि, मछली, पशुपालन सब इसमें आ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को दर्शाने वाले घटक कौन कौन से हैं? निम्न प्रति व्यक्ति आय, जीवन की निम्न गुणवत्ता, गरीबी की समस्या, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अशिक्षा, निरक्षरता आदि प्रमुख घटक भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को दर्शाने वाले घटक हैं। ये जो घटक हैं ये किसी भी राष्ट्र को नीचा दिखाने का काम करते हैं। गरीबी से क्या तात्पर्य है? गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। सामान्यतः धन व संपदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। जो जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता हैं वह है रोटी, कपड़ा और मकान। जो व्यक्ति इन चीज़ों को पूर्ण नहीं कर पाता है वह गरीब माना जाता है। आवश्यकता के दोहरे संयोग से क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहता है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को हो तथा दूसरे व्यक्ति के पास विक्रय करने के लिए वह वस्तु हो जिसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को हो, तो उसे ही दोहरा संयोग कहा जाता है। जैसे कि मुझे किसी के पास कार चाहिए और सामने वाले को मेरी बाइक चाहिए, तो हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं, तो यह दोहरा संयोग कहलाता है। मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? विनिमय करना, क्रय करना, मूल्य का भंडारण करना, मूल्य का मापन करना आदि सभी कार्य मुद्रा के कार्य कहलाते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, जैसे कि किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु लेना विनिमय कहलाता है। मूल्य का मापन है तो अर्थात जैसे कि मूल्य की माप करना, जैसे कि कोई वस्तु कितने की है, यह क्या है? मूल्य का मापन। क्रय करना का मतलब होता है खरीदना। मूल्य का भंडारण का मतलब संचय करना। अतः यह महत्वपूर्ण मुद्रा के कार्य हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए प्रावधानों को बताइए। जिला उपभोक्ता मंच 20,000 रुपये तक की राशि का अगर कोई विवाद है तो वह जिला उपभोक्ता मंच में सुना जाएगा। राज्य उपभोक्ता मंच 20,000 रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम का अगर कोई विवाद है तो वह राज्य उपभोक्ता मंच में सुना जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग यह 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का अगर कोई वाद है, कोई शिकायत है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग उसका निपटारा
करेगा। रक्त और लौह नीति का प्रतिपादक कौन था? मेरे प्रिय छात्रों, इसका सटीक व सही उत्तर बलबन ही है, क्योंकि बलबन ने ही भारतीय इतिहास में रक्त व लौह नीति को उपयोग में लिया था, क्योंकि बलबन का शासनकाल बिस्मार्क के शासनकाल से बहुत पहले का है। अतः भारतीय इतिहास में बलबन ने इसका उपयोग किया था तथा विश्व के इतिहास में बिस्मार्क ने इसका उपयोग किया था, जो कि दोनों उत्तर सही हैं, बलबन व बिस्मार्क। भारतीय इतिहास में बलबन और विश्व के इतिहास में बिस्मार्क। जैसा कि आपकी किताब के पेज नंबर 65 पर लिखा हुआ है, कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लोहे की नीति, बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस तथा कूटनीतिक कुशलता के कारण ही हो सका है। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, आपको इसका उत्तर बलबन ही देना है। मेरे प्रिय छात्रों, आपके लिए जो यह भारत का मैप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, जो कि पूरे 5 नंबर का होता है और आप आसानी से इसमें 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम आसानी से मैप वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं और आपको उत्तर कैसे देना है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि हमें पाटलिपुत्र भरना है, दुर्गापुर भरना है, राउरकेला, पारादीप, इलाहाबाद, चौराचौरी, श्रवणबेलगोला, कांडला, पानीपत, सूरत, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, गंगानगर, पुष्कर, जैसलमेर, डूंगरपुर, भिलाई, बोकारो, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। लेकिन हम इन्हें भरे कैसे? क्योंकि हमने कभी अपने दिमाग का उपयोग किया ही नहीं। साथियों, मैप को भरना बिल्कुल इजी है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र कौन से राज्य में है, दुर्गापुर कौन से राज्य में, राउरकेला और पारादीप कौन से राज्य में, इलाहाबाद, चौराचौरी कौन से राज्य में। अगर आप ये जो स्थान दिए हैं वो कौन से राज्य में है आपको पता है, तो आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरे नक्शे को आसान तरीके से भर सकते हो। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पाटलिपुत्र और पटना बिहार में, दुर्गापुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में, राउरकेला पारादीप उड़ीसा में, इलाहाबाद चौराचौरी उत्तर प्रदेश में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, कांडला गांधीनगर गुजरात में, पानीपत हरियाणा में, सूरत छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में, गंगानगर, पुष्कर, जैसलमेर, डूंगरपुर राजस्थान में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में। मेरे प्रिय छात्रों, अब हम मैप के अंदर दिए हुए स्थानों को भरना सीखेंगे। जैसे पाटलिपुत्र और पटना, मैंने अपने पहली वाली स्लाइड में बताया था कि पाटलिपुत्र और पटना कहाँ है, बिहार में। तो हमें पता है कि पाटलिपुत्र और पटना बिहार में है, तो हम सबसे पहले बिहार को ढूंढेंगे। बिहार, जैसे कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, वह जगह बिहार है। तो हमें पाटलिपुत्र या पटना जो भी हमें एक स्थान दिया होगा उस बिहार के अंदर लिख देना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बिहार भी बहुत बड़ा उसमें एग्जैक्ट किस जगह पे है। लेकिन साथियों, ओ मेरे छात्रों, हम अगर पाटलिपुत्र और पटना हमें पता है बिहार में है, तो बिहार का जो मैप दिखाई दे रहा है हाईलाइट कर रखा हुआ रेड कलर का, उसमें हम अंदर लिख देंगे तो हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। क्योंकि हमें एक तो आइडिया तो है पाटलिपुत्र और पटना बिहार में, वो किस एग्जैक्ट स्थान पे है वो हमें नहीं पता, फिर भी हम लिख देंगे
तो हमें आगे से नंबर मिल सकते हैं। दुर्गापुर और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब हमें पता है कि दुर्गापुर और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल को मैंने वहाँ ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रखा है। वहाँ हम अंदर लिख देंगे दुर्गापुर और कोलकाता। दुर्गापुर क्या है? एक लोहा इस्पात केंद्र है। राउरकेला भी लोहा इस्पात केंद्र है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। आप जो ग्रीन कलर का हाईलाइट कर रखा है उसके अंदर राउरकेला लिख देना है। पारादीप भी क्या है? एक बंदरगाह है। तो पारादीप वो भी उड़ीसा में है, उसे भी हम उड़ीसा के अंदर लिख सकते हैं। इलाहाबाद और चौराचौरी यूपी के अंदर दो स्थान है, तो हम जो यूपी वाला हाईलाइट मैंने कर रखा है ब्लू कलर से, वहाँ हम इलाहाबाद और चौराचौरी लिख सकते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जिसे मैंने वाइट कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो हम वहाँ भर सकते हैं। कांडला और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में, तो मैंने ब्लैक कलर से देखो हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद गंगानगर, पुष्कर, जैसलमेर और डूंगरपुर कहाँ है? राजस्थान में, तो मैंने पीले कलर का जो मैप है उसमें हाईलाइट कर रखा है। हम उसके अंदर हमें वैसे एग्जैक्ट स्थान लिखना होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट स्थान नहीं लिख के भी उसके अंदर लिख देंगे तो भी हमारा लगभग राइट गिना जाएगा। क्योंकि साथियों उत्तर लमसम भी होता है, क्योंकि एक मैप बहुत बड़ा होता है और हमें लिखने के लिए बहुत जगह होती है, तो हम अंदर कहीं पे भी लिख देंगे तो हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है गंगानगर, जैसलमेर और डूंगरपुर। डूंगरपुर तो दक्षिण में, तो हमें नीचे जो है दिखाई दे रहा है राजस्थान का, वहाँ लिख देना है। गंगानगर सबसे ऊपर है उत्तर में, हम वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसलमेर पश्चिम में कर सकते हैं। और अजमेर, पुष्कर अजमेर के अंदर आता है, तो हम अजमेर को तो हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन साथियों एग्जैक्ट उत्तर नहीं देखे भी आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें और हम आसपास भी अगर उसका उत्तर लिख देते हैं तो हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। इस तरह आपके 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और मेरे प्रिय छात्रों, हमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से 4 तो राज्यों के नाम या उनकी राजधानियों के बारे में होंगे, और 2 कोई लोहा इस्पात केंद्र, कोयला क्षेत्र या कोई परियोजना होंगी। हम अगर थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम आसानी से 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं। हमें इन राजधानियों को एक बार पूरा याद कर लेना, जैसे कि बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, असम की दिसपुर, आंध्र प्रदेश की अमरावती। आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन एक आंध्र प्रदेश के टुकड़े कर दिए गए और एक नया राज्य तेलंगाना बना है जिसकी राजधानी हैदराबाद हो गई है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना। उड़ीसा की भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, गुजरात की गांधीनगर, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, तमिलनाडु की चेन्नई, त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, पंजाब की चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़। ये 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है उसमें। तो हमें चंडीगढ़ 3 बार याद रखना है, क्योंकि 2 बार तो वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी हो गया और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मेघालय की शिलोंग, राजस्थान की जयपुर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, सिक्किम की गंगटोक, मिजोरम की आइजोल, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, गोवा की पणजी, उत्तराखंड की देहरादून, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, तेलंगाना की हैदराबाद। इस तरह हमारे पास 29 तो राज्य हो गए और 7 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी हमें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरत्ती, दमन और दीव की दमन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुदुचेरी की पुदुचेरी है, दादरा नगर हवेली की सिलवासा। इस तरह हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।
तो टोटल संख्या हमारे पास होगी 29 + 7 36। अगर आपने इन राज्यों के नाम और उनकी राजधानियाँ पूरे मैप के अंदर याद कर ली तो 100% आपके 5 में से 5 नंबर पक्के हैं। मैं आपको मैप भी दे रहा हूँ जिसमें सभी राज्यों के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं, आप उसे आसानी से याद कर सकते हो। अब आप मैप को देख सकते हो। आप अगर मैप को पूरा याद रखना चाहते हो तो एक बार अपने वीडियो को रोक दो और पूरा मैप दिमाग में बिठा दो ताकि आपको पूरा मैप दिमाग में बैठ जाए। मैंने यहाँ पे सिर्फ राज्यों के नाम लिखे हैं, उनकी राजधानियाँ नहीं लिखी हैं। जो राज्यों के नाम हैं उसके अंदर ही राजधानी है, इतना हमें समझ लेना है। अतः सबसे पहले हम राज्यों को याद कर लेंगे, राजधानी हमें वहाँ से याद है। जैसे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर पूछेंगे तो राजस्थान के अंदर ही हमें बताना है। इसलिए मैंने सिर्फ राज्यों के नाम लिखे हैं, उनकी राजधानियाँ नहीं लिखी हैं। यहाँ पे राजधानियाँ उनके अंदर ही हैं, हमें उन अंदर ही शो कर देना है। जितने भी राज्य हैं वो सब काले रंग से हाईलाइट किए हुए हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहे हैं वो आपको लाल रंग से मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। कक्षा 10 के मेरे प्रिय छात्रों, मेरे YouTube चैनल में सामाजिक विज्ञान के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, भाग फर्स्ट एवं भाग सेकंड। भाग फर्स्ट जो 10 नंबर को कवर करता है और भाग सेकंड है वह 60 नंबर को कवर करेगा। अतः मेरे इन दोनों वीडियो को अवश्य देखें तथा श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण हों। गणित का भी एक भाग मैंने अपलोड कर रखा है तथा गणित का एक ऑनलाइन टेस्ट मैंने अपलोड कर रखा है। गणित का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको पहले मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे। अगर आप मेरे वीडियो को बिना देखे ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो आपके सारे उत्तर गलत हो जाएंगे। अतः पहले वीडियो देखो, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट में भाग लो। मेरी नीचे वेबसाइट लिखी हुई है www.pkedu.ga। इसमें आपको कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान के ऑनलाइन वीडियो भी आप देख सकते हो। तो छात्रों, अभी भी आपके पास समय है, अच्छी तैयारी में जुट जाइए और श्रेष्ठ अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। इसी के साथ धन्यवाद।